साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं, वह है गवर्नमेंट महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज जो कि भोपाल में स्थित है, उसका पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। साथियों पेपर बहुत शानदार पेपर है। सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का पेपर है। और पेपर का जो टाइटल है, यदि उसकी तरफ चले तो पहले हम बात कर लें यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स सेकंड का पेपर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का टाइटल है उसका वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास। यह पेपर इस कॉलेज में 25 अप्रैल 2023 को हुआ है और उसका पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले। साथियों हम यहाँ पर देखेंगे 50 क्वेश्चन महिला सशक्तिकरण के और 50 प्रश्न उद्यमिता विकास के। तो यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को तो लाइक करिएगा और सेकेंड ईयर के जितने विद्यार्थी हैं जो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम देर ना करते हुए मैं सीधा स्क्रीन की तरफ चलता हूँ। अब मैं आप लोगों के बीच में एक डिवाइडर का काम ना करते हुए उस पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कब लागू हुई? तो साथियों बहुत शानदार प्रश्न है। पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2001 में। दूसरा प्रश्न है, भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण क्या है? दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। तो साथियों हम यहाँ पर सिर्फ हिंदी जो लैंग्वेज है उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। पेपर दोनों लैंग्वेज में, बहुत लैंग्वेज में है। आप यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो इस वीडियो को रोककर उसको प्रोनाउंसिएशन कर लेना, उसको पढ़ लेना। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा, भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण क्या है? तो दूसरे प्रश्न का पहला आंसर हो जाएगा ए आंसर, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। प्रश्न क्रमांक 3, महिला शक्तिकरण का अर्थ निम्न में से क्या है? तो तीसरे का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, ऑल ऑफ दिस। क्या है? महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने में सहभागिता करना, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, वैदिक काल में महिलाओं से संबंधित कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो चौथे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 5वां, पहली भारतीय महिला ओलंपिक विजेता का नाम क्या है? तो उसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। तो 5वां करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न क्रमांक 6, महिलाओं के विकास को केंद्रित करके नारीवादी सिद्धांत के लिए कौन सा उपागम नहीं सुझाया गया है? बात करें प्रश्न क्रमांक 6 की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्षमता निर्माण उपागम, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोचेस, यानी छठे का करेक्ट आंसर डी। प्रश्न क्रमांक 7वां, महिला शक्तिकरण का महत्व किस पर आधारित है? प्रश्न क्रमांक 7वां का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, ऑल ऑफ दिस, डी पर। डी आंसर करेक्ट है। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए? तो विकास में महिलाओं की भागीदारी, निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं की संसाधन तक पहुंच बढ़ाना, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न क्रमांक 8, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? तो 8वां करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बी, 1975 को घोषित किया गया। प्रश्न क्रमांक 9, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब प्रस्तुत किया गया? प्रश्न क्रमांक 9 का बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1979 में रखा गया। कब? 18 दिसंबर 1979। आप तारीख भी नोट कर लीजिएगा। यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे, समझ रहे, तो कभी आपको पूरी तारीख सहित भी पूछ ले तो 18 दिसंबर 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में महिलाओं के भेदभाव संबंधी जितने भी प्रावधान हैं उनको लागू करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 जो दिया हुआ है वो है, महिला सशक्तिकरण नीति किस योजना काल में बनाई गई? मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनी? तो 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कब से कब तक का समय था उसको भी आपको डिटेल बता देता हूँ। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 के बीच में यह बनी थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9th 5 ईयर प्लान जो है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम को लागू किया गया था या बनाई गई थी। प्रश्न क्रमांक 11, वैदिक काल में निम्न में से किस महिला ने वेद ऋचाओं की
रचना की थी या लिखा था? तो घोषा, लोपामुद्रा और गार्गी, यानी ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। तीनों ने रचना की थी, 3 के अलावा और भी थी, पर यहाँ पे 3 नाम दिए तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, भारत में महिलाओं की स्थिति का काल युग किसे कहा जाता है? मतलब भारत में महिलाओं की स्थिति का काला युग किसे कहा जाता है? मतलब जब उसको ब्लैक टाइम किसे कहते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यकाल, यानी मिडिल एज। प्रश्न क्रमांक 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। भारत में महिलाओं की परिस्थिति संबंधित रिपोर्ट भारत में कब प्रकाशित की गई? तो 13वें का करेक्ट आंसर साथियों बी 1974 में प्रकाशित की गई। प्रश्न क्रमांक 14, मध्यकालीन युग की में देवदासी प्रथा का क्या अर्थ था? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए, यानी ए ऑप्शन जो दिया उसमें दिया हुआ है देवी देवताओं के नाम पर लड़कियों को मंदिर में समर्पित किया जाता था। देवदासी प्रथा का मतलब देवी देवताओं के नाम पर लड़कियों को मंदिरों में समर्पित किया जाता था। प्रश्न क्रमांक 15, मध्यकाल में प्रचलित सती प्रथा का क्या अर्थ है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी क्या दिया हुआ, विधवाओं को उनके पति की चिताओं पर जिंदा जलाना। प्रश्न क्रमांक 16, क्या दिया हुआ, जौहर का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन बाय जौहर? तो महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह जौहर के अंतर्गत आता है। तो 16 का करेक्ट आंसर ए। आपको याद हो तो रानी पद्मावती का नाम फेमस है, चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित है, तो उनने जौहर किया था। शायद 16 या 18,000 कुछ रानियाँ थी, कुछ आंकड़ा मुझे करेक्ट आप लोग कर लेना। प्रश्न क्रमांक 17, भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा में अवरोध का प्रमुख कारण क्या है? तो छोटे भाई बहनों को देखरेख में, स्कूल का दूर होना, महिला शिक्षकों की कमी होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 18, महिलाओं से जुड़े निम्न में से कौन से आंदोलन हैं? तो मीटू, निर्भया आंदोलन और पिंजरा तोड़, यानी ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है 18 का डी, यानी सभी हैं। प्रश्न क्रमांक 19, संविधान की किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख है? प्रश्न क्रमांक 19 की बात हो रही है। तो साथियों समानता का अधिकार जो है वो संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है, ध्यान रखिएगा 14 से 18 तक। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है, आर्टिकल 16 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 14 से 18 तक कोई भी नंबर आता है अनुच्छेद का, आर्टिकल का 14 से 18 तक सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 20, संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य समान वेतन का अधिकार दिया गया है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है, यदि हम लोग देखें तो प्रश्न क्रमांक 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। वैसे इसका एक्चुअल आंसर हम देखें तो आर्टिकल 39 डी है, ठीक है, डी 39 डी आंसर है, और 39 भी आ रहा है तो भी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 21, पिता की संपत्ति पर पुत्री को पुत्र के समान अधिकार कब प्राप्त हुआ? प्रश्न क्रमांक 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2005 में। तो कौन से एक्ट के तहत हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जितना पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार है उतना उसकी पुत्री का भी अधिकार है, ये 2005 में लागू किया गया। और नाम क्या उसका, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। प्रश्न क्रमांक 22, घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? तो 22वें करेक्ट आंसर डी, 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। प्रश्न क्रमांक 23, महिलाओं को विरुद्ध प्रत्यक्ष हिंसा का स्वरूप नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कुपोषण जो है वो प्रत्यक्ष हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न क्रमांक 24, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा का कौन सा प्रकार शामिल किया गया है? तो 24वां करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि लैंगिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा और आर्थिक हिंसा सभी अंतर्गत आती है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें का डी। प्रश्न क्रमांक 25, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के क्या उद्देश्य हैं? तो 25वें का करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाल विवाह की रोकथाम करना, उसके बाद बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा करना और अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करना। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ आते हैं हम लोग साथियों। प्रश्न क्रमांक 26, स्वधारा गृह योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न क्रमांक 26 का यदि आप करेक्ट आंसर की तरफ चलोगे तो स्वधारा गृह योजना 2001 में प्रारंभ हुई थी, इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 27वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 28, गुलाबी गैंग नामक महिला संगठन संबंधी थे। तो 28वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न के विरुद्ध संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 29, 29वां प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 29वां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गरीब रेखा से नीचे बालिकाओं को विवाह हेतु मुख्यमंत्री द्वारा विवाह संपन्न कराने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 51,000। कौन सा? 51,000, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर मामला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर सी, 51,000, 51,000 रुपये। याद रखिएगा 51,000 रुपये। प्रश्न क्रमांक 30 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। स्व सहायता समूह क्या होते हैं? तो ये कह सकते हैं कि यह वित्तीय सहायता के स्व समूह होते हैं, यानी कि 30वां करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 31, महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो यह है महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत का सुधारना। 31वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32, प्रश्न क्रमांक 32, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन जो दिया हुआ, महिला शक्तिकरण में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32 का ए। प्रश्न क्रमांक 33, महिला शक्तिकरण का सशक्त उदाहरण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में महिला सरपंच भी होती है। तो इसमें 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि बाद में दिया है कि महिलाएं फैशनेबल होती है, महिलाएं झगड़ालू होती है, तो वो तो गलत आंसर है। करेक्ट आंसर 33 का ए हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सरपंच भी अब बनने लग गई है। 34 का करेक्ट आंसर चले हम लोग। 34 का क्वेश्चन क्या है? हु इज़ नॉन चिपको वुमेन्स? चिपको वुमेन के नाम से किसको जाना जाता है? तो गोरा देवी को चिपको महिला के नाम से, चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चिपको आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रश्न क्रमांक 35, मेरी काम को अर्जुन पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 35 का करेक्ट आंसर डी, 2003 में। प्रश्न क्रमांक 36, मेरी काम ने 2017 तक कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो साथियों 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 10 पुरस्कार प्राप्त किए थे। प्रश्न क्रमांक 37 जो दिया हुआ है वो है 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार किस महिला को दिया गया? तो इसका नाम है, करेक्ट आंसर है, गोरा देवी को दिया गया था। किसको? गोरा देवी को दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 38, क्या है? रानी दुर्गावती कौन थी? तो एक राज्य की महारानी थी जिसके नाम पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी भी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 39, देवी अहिल्याबाई किस राज्य की शासिका थी? तो बिल्कुल देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेट की शासिका थी, जिसकी राजधानी इंदौर और फिर बाद में महेश्वर हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 40, लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल आप लोग सब अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 41, लाडली बहना योजना किस मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषित की गई है। 42, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास क्षमता किस योजना किस राज्य द्वारा संचालित होती है? तो 42वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी, मध्य प्रदेश के द्वारा। 43 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2017 को। तो 43 का करेक्ट आंसर ए, 1 जनवरी 2017 को। 44, लालिमा योजना के विषय में क्या कथन सत्य है? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है? तो यह लड़कियों की पढ़ाई से संबंधित है। 45 का करेक्ट आंसर लड़कियों की पढ़ाई से संबंधित है। 46 क्वेश्चन नंबर, निर्भया योजना किस बुराई से निपटने के लिए चलाई गई है? महिलाओं के प्रति अपराध, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की प्रसूति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे उनको बचाव के लिए चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 47, महिलाओं की विवाह की उम्र किस वर्ष बढ़ाई गई है? 47 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग साथियों। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2021 में। आगे, सेक्स रेशो इज, लिंग अनुपात क्या होता है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, महिलाओं पुरुषों से संख्या में कम है। वर्तमान में यदि सेक्स रेशो देखें तो महिलाओं की संख्या कम है और पुरुष की संख्या ज़्यादा है, जबकि होना क्या चाहिए? महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर होना चाहिए। 49 क्वेश्चन,
किस राज्य में महिला पुरुषों का औसत सबसे कम है? तो आप अच्छे से जानते हो, हरियाणा। 50वां प्रश्न, महिलाओं से पक्षपात व्यवहार समस्या है, तो कौन सी समस्या साथियों? ये 50वें प्रश्न का आंसर है ए, सामाजिक समस्या है। तो ये तो हमारे हुए महिला शक्तिकरण के 50 प्रश्नों के आंसर आपने देखे। अब चलते उद्यमिता के 50 प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है उद्यमिता का कि हु यूज्ड वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप्स एज फर्स्ट। उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, रिचर्ड कैंटिनॉन ने किया था। पहले का करेक्ट आंसर सी, कैंटिनॉन दिया हुआ, यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ उनका, खाली उनका सरनेम दिया हुआ, तो उनका नाम है रिचर्ड कैंटिनॉन। प्रश्न क्रमांक 2, उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति नहीं बनता है, तो क्या नहीं बनता है? तो समन्वयक नहीं बनता है। दूसरा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सॉरी साथियों, दूसरा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्वार्थी नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? स्वार्थी नहीं बनता है। प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता क्या है? भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता क्या है? तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हो जाएगा, आवश्यक है। भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता आवश्यक है। 3 का बी। प्रश्न क्रमांक 4, उद्यमिता का महत्व है। प्रश्न क्रमांक 4 दिया, उद्यमिता का क्या महत्व है? तो यहाँ पर दिया हुआ है संतुलित आर्थिक विकास, पहला, दूसरा नवकरण, और तीसरा संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। तो करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 जो दिया हुआ है उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है उद्यमिता की विशेषता लिखिए। तो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है और नव प्रवृत्ति की योग्यता, उसकी इनोवेटिव एबिलिटी होती है उसके अंदर। तो रिस्क बैरिंग कैपेसिटी और इनोवेटिव कैपेसिटी होती है। तो 5वां करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए और बी। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित के आधार पर उद्यमिता का वर्गीकरण कीजिए। तो छठा प्रश्न जो दिया हुआ उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, स्वामित्व के आधार पर कर सकते हो आप, नेतृत्व के आधार पर कर सकते हो, और उत्पादन पैमाने के आधार पर कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दिस यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, उद्यमी हो सकता है, एक उद्योगपति हो सकता है, एक व्यापारी हो सकता है, एक व्यवसायी हो सकता है, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, उद्यमी का कार्य क्या होता है? जोखिम लेना, निर्णय लेना, व्यावसायिक नियोजन। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 10, उद्यमियों का प्रबंधीय कार्य क्या होता है? तो नियोजन करना, संगठन करना, निर्देशित करना। तो करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। प्रश्न क्रमांक 11, उद्यमिता शब्द किस भाषा का है? तो साथियों फ्रेंच भाषा का वर्ड है। एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है ना वो फ्रेंच से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 12, उद्यमिता को अन्य शब्दों में भी कहते हैं, क्या कह सकते हैं वहाँ पर? जोखिम कर्ता भी कहते हैं। तो 12 करेक्ट आंसर, रिस्क टेकर भी कहा जाता है, बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, उद्यमी एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, यह कथन किसका है? 13वां प्रश्न है, ए शुभमीटर का है। किसका है? शुम्पीटर का है। उद्यमी एक नव प्रवर्तक कार्य है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप इज ए इनोवेटिव फंक्शंस हु इज सेड। तो शुम्पीटर का ये लाइन है, उनका स्टेटमेंट्स है। एक और बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है प्रश्न क्रमांक 14 में, उद्यमी वह व्यक्ति है जो उत्पादक घटक को संगठित एवं निर्देशित करता है। एंटरप्रेन्योर्स इज द पर्सन हुज ऑर्गेनाइज एंड डाइवर्स द प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स। दिस डेफिनेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय या टेकन बाय। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, RT एली। कौन है? RT एली ने लाइन दी है ये। प्रश्न क्रमांक 15, उद्यमी के लिए नव प्रवर्तक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए, आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 16, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। एंटरप्रेन्योर इज ए कैप्टन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये कथन किसका है? तो पीटर F डकर का कथन है साथियों। 16 का करेक्ट आंसर ए, डकर दिया हुआ है, तो आपको पूरा आंसर याद रख सकते हैं। सर यहाँ पर पीटर दिया हुआ है तो पूरा नाम है उनका पीटर F डकर, पीटर F डकर। प्रश्न क्रमांक 17, ग्रामीण उद्यमियों के प्रकार कितने होते हैं? तो यहाँ पर ग्रामीण उद्यमियों के प्रकार 3 होते हैं। करेक्ट आंसर 17 का सी हो जाएगा। 3 कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीयक में उद्योग आता है और तृतीयक में सेवा आता है। तो 3 आते हैं, तो 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 दिया हुआ है यहाँ पर, एक व्यक्ति उद्यमी होता है। तो
जन्मजात एवं निर्मित दोनों। बहुत सारे लोग जन्मजात होते हैं और बाद में कुछ लोग रिस्क लेकर भी उद्यमी बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जन्मजात और ये कह सकते हैं हम लोग रिस्क लेकर भी बन सकता है। तो 18 करेक्ट आंसर जन्मजात एवं निर्मित दोनों। बोर्न एंड मेड बोथ। प्रश्न क्रमांक 19, महिलाओं द्वारा सबसे अधिक औद्योगिक इकाई किस प्रदेश में चलाई जा रही है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जब हमने सर्च करने की कोशिश करी तो हमें आंसर मिला है कर्नाटका। डी आंसर करेक्ट है। पर कुछ बुक्स में भी हमें मध्य प्रदेश में मिला है, तो थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। इस पर आप देख लेना कि इसका आंसर आप करेक्ट सर्च कर लेना कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ किस प्रदेश में संचालित है। हमें कर्नाटक मिला है और कुछ जगह हमें मध्य प्रदेश भी पढ़ने को मिला है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 जो दिया हुआ है वो क्या है? तो परियोजना को तैयार करने में किया गया व्यय क्या कहलाता है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सी, इन्वेस्टमेंट, विनियोग कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 21, बढ़ते हुए बीमार उद्योग का कारण क्या है? तो दोषपूर्ण नियोजन, डिफेक्टिव प्लानिंग जो होती है। 21वें का करेक्ट आंसर सी, डिफेक्टिव प्लानिंग, दोषपूर्ण नियोजन। प्रश्न क्रमांक 22, परियोजना तैयार की जाती है तो किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो प्रमोटर के द्वारा, मैनेजर के द्वारा और एंटरप्रेन्योर के द्वारा, यानी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी के द्वारा तैयार की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 23, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट एवेल्यूशंस परियोजना मूल्यांकन के पहलू कौन से हैं? तो 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन से हो सकते हैं? तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधीय मूल्यांकन, तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्रमांक 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि परियोजना प्रतिवेदन से क्या आशय है? तो इसका आशय प्रोजेक्ट प्लान, परियोजना की रूपरेखा। प्रश्न क्रमांक 25, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है किसका है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डी, तथ्यों का, विश्लेषणों का और सूचनाओं का, तीनों का है। प्रश्न क्रमांक 26, परियोजना मूल्यांकन का पहलू नहीं है, कौन सा नहीं है? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेंटली नहीं है, टेक्निकली होता है, फाइनेंशियली होता है और सोशली होता है। तो टेक्निकली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, व्यावसायिक संगठन का एक प्राचीन स्वरूप क्या है? तो एम कह सकते हैं सोल ट्रेड, यानी एकांकी व्यापार होता है। 27 करेक्ट आंसर बी, एकांकी व्यापार। प्रश्न क्रमांक 28वां प्रश्न है कि एकांकी व्यापार का पंजीयन करना क्या कंपलसरी है? क्या नहीं, अनिवार्य नहीं है। कंपलसरी एकांकी व्यापार का पंजीयन करना अनिवार्य है क्या? बिल्कुल साथियों, हाँ, इसका अनिवार्य होता है, क्योंकि आजकल आप कोई छोटी छोटी शॉप भी खोलेंगे तो उसके लिए भी आपको पंजीयन करवाना होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। सहकारी समिति में व्यापार होता है तो कैसे होता है? तो हम ये कह सकते हैं केवल नगद भी होता है, केवल उधार भी होता है, नगद और उधार दोनों होता है। तो 29 का सी हो जाएगा, कैश और क्रेडिट दोनों में होता है। 29 का करेक्ट आंसर सी। प्रश्न क्रमांक 30, जिला उद्योग केंद्र का कार्य क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, छोटे उद्योगों का पंजीयन करना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की तरफ। क्वेश्चन 31 है, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इज नीडेड, जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर जिले का औद्योगिक विकास के लिए, कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए, आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32, जिला उद्योग केंद्र का मुख्य समस्या क्या है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अशिक्षा। प्रश्न क्रमांक 33, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 33, तो सितंबर 1974 को किया गया। 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सी संस्था उद्यमियों को आर्थिक मदद करती है? तो इसका नाम है MPLUN, MPLUN, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जिसे कहा जाता है। 34 का ए। 35, बैंक साधारणतया निम्न में से क्या मद पर ऋण देती हैं? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों प्लांट और मशीनरी पे भी देती है, भूमि पर भी देती है और कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल पे भी देती है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, उद्यमी विकास का बाह्य कारक क्या है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, कौशल और अपर्याप्त प्रशिक्षण। प्रश्न क्रमांक 37, महिला उद्यमियों की क्या समस्याएं शामिल नहीं हैं? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, काले धन की समस्या।
कौन सी समस्या महिला उद्यमियों के लिए शामिल नहीं है? तो काले धन की समस्या। 38 प्रमाणीकरण की समस्या है, तो 38 का यहाँ पर हो जाएगा बी, विपणन प्रबंधन की समस्या। क्वेश्चन नंबर 39 साथियों, 38 का करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें है प्रमाणीकरण की समस्या। उसमें दिया हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट्स, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग और प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, यानी वित्तीय समस्या, विपणन प्रबंधन समस्या सभी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, उद्यम का पंजीयन कराने के क्या लाभ है? 39 क्वेश्चन है, सभी लाभ है। क्या लाभ है? उद्यमियों को भी लाभ है, उद्यमिता को भी लाभ है और सरकार को भी लाभ है। प्रश्न क्रमांक 40, सभी को लाभ होता है। प्रश्न क्रमांक 40, विभागीय समन्वय की समस्या है, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर बी, आंतरिक समस्या है। प्रश्न क्रमांक 41, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय MPFC, मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा कितना ऋण प्रदान किया जाता है? तो लगभग 10 लाख रुपए तक प्रदान किया जा सकता है। 41 का करेक्ट आंसर बी। 42, ग्राम्य योजना का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो 42 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, ग्राम्य योजना का संचालन कौन करता है। 43, ग्राम्य योजना निम्न में से किस चयन हेतु प्राथमिकता में दी गई है? तो 43 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं के लिए भी है, ग्रामीण तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी और ग्रामीण अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए भी है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की तरफ। अब हम 44 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का संबंध किससे है? तो यह हम ये कह सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारों से, ग्रामीण बेरोजगारों और ग्रामीण महिलाओं सभी से संबंधित, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 45, ग्रामीण रोजगार योजना में ऋण प्राप्त हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होना चाहिए? तो साथियों 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 45 का करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 46, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 46 क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना कब चालू की गई? अप्रैल 1999 को चालू की गई। तो 46 का करेक्ट आंसर एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 97, 2003, 2005, 2004 दिया हुआ है, पर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना अप्रैल 1999 को चालू हुई थी, तो ये क्वेश्चन ही पूरा कैंसिल होगा। बैंकिंग का कार्य क्या है? तो जमा करना, ऋण देना और एजेंसी संबंधी कार्य, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर सभी कार्य होते हैं। 48 क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणा, शिक्षा सहायता, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 49, रानी दुर्गावती योजना समाज के किस वर्ष के उत्थान के लिए चालू की गई? तो अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के उत्थान के लिए चालू की गई है। प्रश्न क्रमांक 50, दीनदयाल स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों की उम्र कितनी होना चाहिए? तो 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तो 50 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो साथियों ये था द्वितीय वर्ष यानी सेकंड ईयर का, जो कि 25 अप्रैल 2023 को पेपर हुआ, उस पेपर का सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल यदि आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को या फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी।